क्या आपको पता है कि इंडियन रेलवे की बैकबोन कहलाने वाली एक पीएसयू कंपनी जिसने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 2000% के मैसिव मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं, आज लगभग 1 लाख करोड़ की जायंट ऑर्डर बुक पे बैठा है। लेकिन बावजूद इसके ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आज लगभग 60% क्रैश कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरवीएनएल, दैट इज रेल विकास निगम लिमिटेड की। अभी रिसेंटली स्टॉक के प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हुए हैं और इसी के चलते स्टॉक ने न्यू 52 वीक लो बनाया है। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में मैं आपके साथ एक फैक्ट चेक डेटा पैक एनालिसिस शेयर करूंगा ऑन आरवीएनएल। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो इन्वेस्टर्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी स्टॉक एनालिसिस वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले तो हम इस कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू जान लेंगे कि भाई कंपनी पैसे कैसे कमाती है, कंपनी का ऑर्डर बुक कैसा है और आगे के फंडामेंटल्स कैसे हैं। सेकेंडली फिर हम इस कंपनी के एक्चुअली फंडामेंटल्स एंड बैलेंस शीट्स का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे सेल्स ग्रोथ किस तरह से चल रही है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है और बाकी फंडामेंटल मेट्रिक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड फाइनली मेरा फेवरेट, हम टेक्निकल एनालिसिस दैट इज चार्ट एनालिसिस करके जानेंगे कि कौन से लेवल्स पे स्टॉक को कलेक्ट किया जा सकता है, अगर कलेक्ट करना भी है तो। सो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट सेगमेंट, दैट इज बिजनेस एनालिसिस ऑफ आरवीएनएल। तो कहानी शुरू होती है 2003 में, जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आरवीएनएल का जन्म हुआ। इसका बेसिक मिशन था रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को स्पीड अप करना, जिसमें नए लाइंस बिछाना, गॉज कन्वर्जन और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन था। लेकिन पिछले कुछ सालों में आरवीएनएल एक ट्रेडिशनल रेलवे कंपनी नहीं रही। इन्होंने ब्रिलियंटली अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया है। आज के टाइम पे इनके पास लगभग 1 लाख करोड़ की मैसिव ऑर्डर बुक है और इस मैसिव ऑर्डर बुक में लगभग 57,000 करोड़ का ऑर्डर फ्लो रेलवे से आया है। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स, टोल रोड्स, हाईवे और भारत नेट जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी एग्रेसिवली एंटर कर चुका है। बीएसएनएल के साथ 3600 करोड़ का भारत नेट प्रोजेक्ट और 120 वंदे भारत ट्रेन सेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई गोरक्ष, ये कंपनी की ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये स्टॉक इतना एक्चुअली गिरा क्यों? कुछ ही समय पहले ये स्टॉक 600 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, 600 650 पे, और अभी एकदम 200 के रेंज में कैसे आ गया? तो इसका सिंपल जवाब है इसके रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स। देखिए, कंपनी का टॉप लाइन रेवेन्यू ठीक ठाक स्टेबल है, लगभग 20,000 करोड़ पे। लेकिन मार्केट को जो चीज पसंद नहीं आई वो है इसका श्रिंकिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके बारे में मैं आपको फंडामेंटल्स में थोड़ा और शो करूंगा, पर अभी के लिए एक ओवरव्यू दे देता हूं कि पहले इस कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन लगभग 6-7% के बीच में वेरी करता था और अभी 4s में आ गया है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी स्टॉक की वैल्यूएशन, जिसे भी मैं फंडामेंटल्स में आगे कवर करूंगा। अब इस बिजनेस एनालिसिस सेगमेंट में मैं आपको इन जनरल हाई ऑर्डर बुक कंपनीज का एनालिसिस में क्या देखना होता है ये चीज आपको बता देता हूं। देखिए, बड़े बड़े ऑर्डर बुक आने का ये मतलब नहीं होता है कि पैसा कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है। एक्चुअल प्रॉफिट होता है एग्जीक्यूशन स्पीड के बाद में। मतलब मैंने अगर आपको 1 लाख करोड़ का काम दे दिया लेकिन आपने वो काम को शुरू नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, तब तक के फाइनल पेमेंट आपको मिलने नहीं वाला। एंड इवेंचुअली पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद ही आप बोल पाओगे कि भाई कितना प्रॉफिट एक्चुअली आपने बनाया है। एंड एडिशनली व्हेन इट कम्स टू आरवीएनएल, ये कंपनी पब्लिक स्पेंडिंग पे डिपेंड करती है और पब्लिक स्पेंडिंग मतलब यूनियन बजट। तो यूनियन बजट में अगर स्पेसिफिकली रेलवे के लिए कुछ इंप्रेसिव आता है तो आप सोचोगे कि ये स्टॉक में कुछ एक्सपांसिव नेचर आएगा, और ये यूजुअली होता है इलेक्शन से बस 1 साल पहले। तो यूजुअली गवर्नमेंट कभी भी स्पेंडिंग जब बढ़ाती है ना अपनी, वो इलेक्शन के कुछ समय पहले ही बनाती है और इससे एक प्री इलेक्शन रैली भी आती है। क्योंकि आप ही लॉजिकली सोचिए, अगर आप एक नई सरकार है और आप अभी हाल फिलहाल में पावर में आए हैं, आप डे 1 पे ही अगर विकास कर दोगे तो शायद 5वें साल तक के वोटर्स को याद नहीं रहेगा। दैट इज व्हाई मेजर डेवलपमेंट और एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टर्म ही एक्चुअली प्रैक्टिकली किए जाते हैं, बेसिकली इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट पे समझा देता हूं कि भाई ये आरवीएल एक्चुअली पैसे कैसे कमाती है। सो आरवीएनएल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए काम करती है। तो जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट निकालती है या फिर एक फंड निकालती है, तो ये फंड को एक्चुअली मैनेज कराना और आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को देने का काम आरवीएनएल करता है। एंड आरवीएनएल अर्न्स अ फिक्स्ड मैनेजमेंट फी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो अगर रेलवे का प्रोजेक्ट रहेगा तो 8-8.5% की मार्जिन मिलती है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स में 9 से 10% की मार्जिन मिलती है और नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में 10% की मार्जिन तक ये कमा लेते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक लो मार्जिन बिजनेस है। इसका आरओसी या फिर इसका मार्जिन जो है ओवरऑल आप इसको 20% में कभी नहीं देखोगे। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कंपनी खुद का पैसा लगाती भी नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से फंडिंग मिलती है और इसका काम है बस काम करवाने का। अब मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कोई प्रोजेक्ट बताया है आरवीएनएल को करने के लिए, अब आरवीएनएल इसके लिए बिडिंग लेगी। तो कहीं ना कहीं इसका बिजनेस मॉडल बड़ा ही सिंपल है और आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि अगर रेलवे सेक्टर को डेवलप किया जाएगा, रेलवे के ऊपर में और स्पेंडिंग की जाएगी तो स्टॉक को डायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा। तो ये तो था आरवीएनएल का एक बिजनेस ओवरव्यू। चलिए अब इसके फंडामेंटल्स का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। तो फंडामेंटल्स के लिए हम Screener.in यूज कर रहे हैं। अब इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा गिर गया है। अभी ये 50,000 करोड़ की कंपनी बची है सिर्फ। एक समय पे 1 लाख करोड़ भी पार हो चुका था, बट आफ्टर दिस रीसेंट 60% का क्रैश मार्केट कैप भी एकदम से कम हो गया है। स्टॉक का वैल्यूएशन आप देखेंगे तो अभी भी बहुत अच्छा तो नहीं है। कंपनी पे नेग्लिजिबल डेट है एंड दिस इज द मेन कंसर्न। देखिए, सेल्स ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, प्रोजेक्ट्स की स्पीड बिल्कुल भी अच्छे से नहीं आ रही है। बेसिकली प्रैक्टिकली कंपनी का ऑन फील्ड परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है। अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको ये चीज मैंने बताई थी। देखिए कैसे पहले इसका ऑपरेशन मार्जिन 5-6% करीबन हुआ
हुआ करता था और अब घट के 4% हो गया है। दिस इज अ मेजर रीजन व्हाई स्टॉक प्राइस में एक्चुअली रिसेंट इतना करेक्शन देखने मिला। आप अगर इसका रेवेन्यू भी देखोगे ना तो अभी इसका 20,000 करोड़ का कुछ टोटल रेवेन्यू आया है, जो कि मार्च 2024 से कम है। यूजुअली मैं फंडामेंटल एनालिसिस में क्या देखता हूं कि आज कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है क्या। इफ द आंसर इज यस देन द कंपनी इज गुड, बट यहां पे देखिए कंपनी की अर्निंग्स भी अभी कम हुई है, मतलब इसकी अर्निंग की स्पीड भी कम हुई है और 2024 से कंपैरेटिवली कंपेयर टू टुडे द कंपनी इज एक्चुअली डी ग्रोन। अगर आप इसके नेट प्रॉफिट की भी बात करोगे तो 2024 में इसने जहां 15,000 करोड़ का 1500 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था, आज वो लगभग आधा दिख रहा है आपको 800-900 करोड़ पे। सो दिस इज द मेजर रीजन व्हाई स्टॉक में इतना करेक्शन देखने मिला। अब अगर आप इसका वैल्यूएशन चेक करोगे, जो कि सेकंड पेन पॉइंट था, तो ऐसे केस में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करवाता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इशू करवाने का काम करवाता है, खुद से ज्यादा मेहनत नहीं करता है, तो इसमें हम पी रेशियो देखेंगे और इस कंपनी का पी रेशियो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है एट अ पी ऑफ 60। देखिए कंपनी का मार्जिन अगर 10% से नीचे होता है तो इतना ज्यादा ओवर वैल्यूड होना, इतना ज्यादा हाई प्रीमियम मांगना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर प्रोजेक्ट्स कम आ रहे हैं तो बिल्कुल भी मार्केट ऐसे वैल्यूएशन को एंटरटेन नहीं करेगा। एक समय पे कंपनी का पी रेशियो 100 लगभग 90 का चल रहा था। 90 का पी रेशियो फॉर अ सिंगल डिजिट मार्जिन कंपनी, दैट टू इफ दे आर एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट एट अ वेरी स्लो पेस, वाज डेफिनेटली ओवरवैल्यूड और उसी के बाद से आप देख रहे हैं कि स्टॉक भी गिरते आ रहा है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम देखिए, इसका अर्निंग पर शेयर का जो डब्बा है, देखिए जो बॉक्सेस है ना, ये अर्निंग पर शेयर के बॉक्सेस है, तो पर शेयर अर्निंग भी कंपनी की बहुत ज्यादा गिर रही है। मैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर आपको लेके जाऊं तो आप इसका हर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव है। कंपनी अपने पॉकेट में पैसा जमा, मतलब पैसा बना तो रही है, प्रॉफिटेबल तो है, लेकिन जिस स्पीड से पहले बनाती थी अब उस स्पीड से नहीं बना पा रही है। सो ओवरवैल्यूड प्लस पुअर सेल्स ग्रोथ इज अ क्लियर रीजन व्हाई स्टॉक में इतनी गिरावट देखने मिली। सो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स के बेसिस पे देखे जाए ना तो स्टॉक अभी भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, बट फिर भी हम इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें पुराने हायर लेवल पे फंसे पड़े। तो ये रहा स्क्रीन पे वीकली टाइम फ्रेम पे आरवीएनएल का चार्ट। आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुली ये स्टॉक का एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है। मैं आपके लिए प्लॉट कर देता हूं। आप देख सकते हैं कैसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और अभी रिसेंटली एक लोअर लो बनाया है स्टॉक ने। तो ये कंफर्म करता है कि भाई ट्रेंड में कभी कोई रिवर्सल आया नहीं था। अगर आज की तारीख में आप इस स्टॉक में रिवर्सल आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव इन योर माइंड इज बेसिकली फर्स्ट लेवल दैट यू नीड टू मेक श्योर इज ब्रीचेस 316 का लेवल। अगर 316 का लेवल ऊपर साइड पे ब्रेक होता है तब आप बोलेंगे कि इसमें रिवर्सल आया है। एज ऑफ टुडे ये बहुत मुश्किल दिख रहा है क्योंकि करंटली स्टॉक एक नोज डाइव में है। आप देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे नीचे नीचे जा रहा है। रिसेंटली नया 52 वीक लो क्रिएट किया है। अब अगर इस स्टॉक के इंपॉर्टेंट सपोर्ट की आप बात करोगे ना तो स्टॉक में और भी गिरावट की पोटेंशियल दिखती है। यहाँ से और 15-20% बेसिकली 20% तक का डाउनसाइड पोटेंशियल दिखता है क्योंकि पिछला इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे लगभग 200 से 190 के प्राइस पे है। और यहीं पे मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को या फिर इन जनरल इन्वेस्टर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट देना चाहता हूं। देखिए, व्हेनेवर यू आर एंटरिंग इनटू स्टॉक मार्केट एंड डायरेक्ट स्टॉक सिलेक्ट करके ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये याद रखो कोई भी बिजनेस हमेशा के लिए स्टॉक प्राइस स्पेसिफिकली ऊपर नहीं जाएगा, स्पेशली अगर अर्निंग्स ग्रोथ साथ में नहीं चल रही है। कोई स्टॉक 50% साल का अगर बढ़ता है और अर्निंग भी 50% साल की बढ़ती है, बिल्कुल वेरी गुड, और स्टॉक आगे भी बढ़ता रहेगा क्योंकि वैल्यूएशन बैलेंस में है। पर अगर कोई कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अर्निंग उसे मैच ही ना कर पाए, तो फिर ये स्टॉक ना केवल 2-3 साल तक के रिटर्न्स नहीं देगा, उल्टा नेगेटिव रिटर्न्स दे देगा। आरवीएनएल, आईआरएफसी, ये सारे ही एग्जांपल्स है ऐसे सेक्टर के जो पहले एकदम से बूम किए थे, रिटेलर्स को बहुत मजा आया होगा देख के। अल्टीमेटली जिन्होंने भी ऊपर लिया, जो कि बहुत सारे लोग थे, आज वो अपने आधा कैपिटल वाइप आउट कर चुके हैं। तो ये चीज याद रखिए कि वैल्यू एसेट को, फंडामेंटली गुड एसेट्स को नीचे के लेवल पे अक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया करो रादर देन बाइंग देम व्हेन दे आर रनिंग। तो आज की तारीख में भी मार्केट में ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स है जो ऊपर भाग रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स उसके ऊपर में बिल्कुल ब्लाइंडली क्योंकि भाग रहे तो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और याद रखो, रिटेल इन्वेस्टर्स को नरेटिव बेचा जाता है, सेंटीमेंट्स बेचे जाते हैं और इसी के उल्टा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एक्चुअली वैल्यूएशंस एंड प्राइस को बाय करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं स्टॉक एनालिसिस सीखना जरूरी भी है और दोस्तों और यारों के बेसिस पे टिप्स तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आरवीएनएल ने एक समय पे इतने क्रेजी रिटर्न्स दिए होंगे कि सब फोमो में इसमें लोग बैठ गए और अल्टीमेटली कई लोगों ने अपने रिटर्न्स को कम भी होता हुआ देख लिया स्टॉक पे एंड कई लोग तो लॉस भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट एनीवेज, लेट अस अगेन कम बैक टू द चार्ट। तो चार्ट के बेसिस पे अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि 200 के प्राइस पे इस पे एक सपोर्ट दिख रहा है, तो अगर स्टॉक यहाँ पे आता है तो फिर भी कंसीडर किया जा सकता है। बट स्टिल ऐसे केस में भी आई विल नॉट कंसीडर दिस स्टॉक। आई विल वेट फॉर सम अर्निंग्स टू ग्रो। एडिशनली अगर कोई नए ऑर्डर्स मिल जाए, थोड़े नए प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो जाए तो भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि अगले क्वार्टर में देखने मिलेगा। एंड अगर इस स्टॉक सपोर्ट पे आ भी जाए तो भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली बाय नहीं करूंगा। एक रिवर्सल पैटर्न अगर आता है इसमें, डबल बॉटम, हैमर कैंडल, तो कंसीडर किया जाएगा। एज सच आरवीएनएल मेरे वॉचलिस्ट का पार्ट नहीं है, काफी सारे इन्वेस्टर्स ने इसका रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं इस वीडियो में से कवर कर रहा हूं, बट एटलीस्ट मुझे इससे आपको कुछ सिखाने का मौका भी मिलता है। सो टू समराइज दिस वीडियो, आरवीएनएल के फंडामेंटल्स थोड़े अभी वीक दिख रहे हैं। स्टॉक का ट्रेंड अगर देखा जाए तो क्लियरली एक डाउन ट्रेंड में है। रिटेल इन्वेस्टर्स को एक फॉलिंग नाइफ कैच करने से बेटर इसको सपोर्ट पे रिवर्सल के बाद कलेक्ट करना चाहिए। एंड कभी भी कोई स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा अपने आपको एक सवाल पूछा करो कि गिवन अ सिनेरियो, इफ आई एम अलाउड टू होल्ड ओनली 10 स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो, सो विल दिस पर्टिकुलर स्टॉक बी अ पार्ट ऑफ दिस टॉप 10? इफ योर आंसर इज नो, देन ऐसे स्टॉक्स को आप अवॉइड किया कीजिए। एंड इफ योर आंसर इज स्टिल यस, तो भी आपको रिवर्सल का वेट करना ही चाहिए। अगला एनालिसिस वीडियो कौन से स्टॉक पे करना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो यहां तक देखा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।